स्वागत है आपका। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का दूसरा भाग मैं तभी डालूंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करेंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जेवर का डिब्बा। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को ट्यूशन करने के सिवा कुछ न सूझा। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। उसी साल वालिद भी चल बसे और प्रकाश जिंदगी के जो सीरी ख्वाब देखा करता था वो मिट्टी में मिल गए। वालिद आला ओहदे पर थे। उनकी वसातत से चंद्र प्रकाश को अच्छी जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी, मगर वो सब मंसूबे धरे ही रह गए और अब गुजर औकात के लिए सिर्फ 30 रुपये माहवार की ट्यूशन ही रह गई है। वालिद ने कोई जायदाद न छोड़ी, उल्टा भूख का बोझ और सर पर लाद दिया। और बीवी भी मिली तो तालीम याफ्ता शौकीन, ज़बान की तर्रार, जिसे मोटा खाने और मोटे पहनने की निब्बत मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 की नौकरी करते शर्म आती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान देकर उनके आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से मिला हुआ था, पुख्ता, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामान से आरास्ता। ऐसा मकान 20 रुपये माहवार से कम में न मोल सकता था। लड़का तो लगभग उन्हीं की उम्र का था, मगर बड़ा कूंद से कामचोर, अभी 9वीं दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात ये कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश की बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि अपना ही लड़का समझते थे। गोया मुलाजिम नहीं, घर का आदमी था और घर के हर मामले में उससे मशविरा लिया जाता था। शाम का वक्त था। प्रकाश ने अपने शागिर्द वीरेंद्र को पढ़ाकर चलने के लिए छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने कहा, अभी ना जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ कहना है। प्रकाश ने दिल में सोचा, वो क्या बात है जो वीरेंद्र के सामने नहीं कही जा सकती। प्रकाश को अलहदा ले जाकर उमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है, बीरू का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर का पैगाम आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो वीरू बाबू ही से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। प्रकाश ने जरा तजब्बुस से कहा, मैं इस मामले में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ब्याह के बाद पढ़ना हो चुका। तो अभी ना करूँ, तुम्हारी यही सलाह है? जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाए। मैंने तो दोनों बातें अर्ज कर दी। तो कर डालूँ? मुझे ये डर लगता है कि लड़का कहीं बहक न जाए, फिर पछताना पड़ेगा। मेरे रहते हुए तो आप उसकी फिक्र ना करें। हाँ, मर्जी हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेगी, ये समझ लो। तो मैं कभी इनकार करता हूँ? रोटी की खैर बनाने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों में एक कमज़ोरी होती है जो उन्हें तलक सच्चाई से इजहार से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमज़ोरी थी। बात पक्की हो गई और शादी का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन साहब में से थे जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री अपने 60 साल तजर्बे से ज़्यादा कीमती थी। शादी का सारा इंतज़ाम प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा कीमती थी। शादी का सारा इंतज़ाम प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने पर इख्तियार कुछ थोड़ी इज्जत की बात नहीं थी। देखते देखते एक खस्ता हाली नौजवान जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं बजाज उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया गिरे हुए हैं, कहीं गैस और सामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपये आसानी से उड़ा सकता था, लेकिन इतना कमीना न था। फिर उसके साथ क्या दगा करे जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया हो। मगर जिस दिन उसने 5,000 की जेवरात खरीदे, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवरात बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 की जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीज़ों को देखकर आंखें ठंडी हो जाए। सच कहता हूँ, बास चीज़ों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। चंपा हासीदाना लहजे में बोली, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो पहने, यहाँ तो रो रो कर मरने को पैदा हुए हैं।
चंद्र प्रकाश, यही लोग मज़े उड़ाते हैं, न कमाना न दमाना, बाप दादा छोड़ गए, मज़े से खाते हैं और चैन करते हैं। इसीलिए कहता हूँ ईश्वर बड़ा गैर मुंसिफ है। चंपा, अपना अपना मुकद्दर है, ईश्वर का क्या कसूर है। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मज़े उड़ाते। यहाँ तो रोज़मर्रा का खर्च चलाना मुश्किल है, गहने कपड़े कौन रोए, कोई ढंग की साड़ी भी नहीं कि किसी भले आदमी के घर जाना हो तो पहन लूँ। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ शादी में कैसे जाऊँगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। ये मुसीबत के दिन हमेशा न रहेंगे, जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवर से लदी होगी। चंपा मुस्कुरा कर बोली, चलो ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती, गुजर होती जाए यही बहुत है। प्रकाश ने चंपा की बात सुनकर शर्म और हया से सर झुका लिया। चंपा उसे इतना काहिल उल वजूद समझती है। रात को दोनों खाना खाकर सोए तो प्रकाश ने फिर जेवरों का जिक्र छेड़ा। जेवर उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया जेवर बनते हैं, मुझे इसकी उम्मीद न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, जेवरों की बात सुनकर दिल जलता है। ऐसी चीज़ें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। जेवरों से क्या खूबसूरती मालूम होती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो जेवर पहनकर भी भद्दी मालूम होती हैं। ठाकुर साहब मतलब के यार मालूम होते हैं, ये न हवा की कहते। तुम इसमें से कोई चंपा के लिए लेते जाओ। तुम कैसे बच्चों की सी बातें करते हो। इसमें बचपन की क्या बात है। कोई फराक दिल आदमी कभी इतनी कंजूसी न करता। मैंने सखी कोई नहीं देखा जो अपनी बहू के जेवर किसी गैर को बख्श दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतज़ाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की चीज़ दे देते तो कौन सी बड़ी बात थी। मगर अहल सरवत का दिल दौलत के बोझ से दबकर सिकुड़ जाता है। इसमें सखावत और फर्राक हौसलगी के लिए जगह ही नहीं रहती। यकायक प्रकाश चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। आह, चंपा की नाजुक जिस्म पर एक गहना भी नहीं, फिर भी वो कितनी साकिर है। उसे चंपा पर रहम आ गया। यही तो खाने पीने की उम्र है और इस उम्र में बेचारी हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। वो दबे पांव घर से बाहर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत पर छत उस छत से मिली हुई है। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़ गया और ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर कमरे में चलूं। अगर वह जाग गए तो ज़ोर से हंस दूंगा और कहूँगा, क्या चरका दिया है। कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसीलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया हूँ कि देखो ये क्या कर रहा है। किसी को मुझ पर शक ही नहीं होगा। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो वो 12 है। सब नौकरों पर सुबह करेंगे। मैं भी कहूँगा, साहब नौकरों की हरकत है, उनके सिवा और कौन ले जा सकता है। मैं नलवा निकल जाऊँगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक जेवर चंपा को दूंगा, जिससे कोई शक न गुजरे। फिर भी वो जब जीने से उतरने लगा तो उसका दिल धड़क रहा था। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर जेवरों का डिब्बा उठाकर ले गए। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी नहीं। वहीं डिब्बे ले गए जिसमें शादी के जेवर रखे थे। न जाने कैसे चाबी उड़ा ली और उन्हें कैसे मालूम हुआ कि इस संदूक में डिब्बा रखा है। नौकरों की कारस्तानी होगी, बाहर के आदमी का ये काम नहीं है। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं। नीयत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा, उड़ा ले गए। तुम जाकर उनको तसल्ली दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन जेवरों के लिए दौड़ा, एक एक चीज़ अपने सामने बनवाई और चोर मुंडी काटे ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराया हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला,
यह तो बड़ा गुस्म हो गया माताजी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बतलाया। ठाकुर साहब सर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी, समझ में नहीं आया कि चोर किधर से आया। ठकुराइन ने रो कर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सर पर है, क्या होगा। भगवान, तुमने कितनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर चीज़ें तैयार होकर आई थी, न जाने किस मनहूस साथ में बनवाई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब की कान में कहा, मुझे तो नौकरों की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने मुखालित की, अरे नहीं भैया, नौकरों में कोई नहीं, 10,000 रुपये यूं ही ऊपर रखे रहते हैं, कभी एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जाने आदमी का दिल कितनी जल्दी बदल जाता है। जिसने अभी तक चोरी नहीं की वो चोरी नहीं करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊँगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा या पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप इकबाल करेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा, कहीं उनके घर की तलाशी ले तो सितम ही हो जाएगा। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करना बिल्कुल बेफ़ायदा है। आपको आज का पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वागत है आपका, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग ज़रूर करें। आज की कहानी। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा, कहीं उनके घर की तलाशी ले तो सितम ही हो जाएगा। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना बिल्कुल बेफ़ायदा है। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हो प्रकाश बाबू। भला चोरी करने वाला खुद ब खुद इकबाल करेगा? तुम जदो कूप भी नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल मालूम होता है। माल चला गया, अब क्या मिलेगा? प्रकाश, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस का आदमी हो जो चुपके पता लगा दे तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहाँ ऐसे आदमी कहाँ, नसीबों को रोकर बैठे रहो और क्या। प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा यकीन है, किसी का भी नाम भी निकल आए तो मुझे यही ख्याल रहेगा कि ये किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो। पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हाँ, ज़रा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाज़ा तो खुला हुआ नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो, वहाँ छुपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पाँव के निशान दिखाई दिए। जहाँ प्रकाश का पाँव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने से छत पर पाँव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ न कह सके। प्रकाश ने उनके दिल की बात खोल दी, अब तो कोई शक ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या, माल तो जाना था, वो गया। अब चलो आराम से बैठो, आज रुपए की कोई तवजीज़ करनी होगी। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूँगा। ठाकुर, क्यों, हमें तुम्हारा। प्रकाश, आप न कहे, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, मकान है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत है, सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। उधर वो तो बावर्ची खाने में बैठी है, इधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ गया तो ज़रा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घूम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में देर होती रहेगी। इधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ चोरी सारी मेरे सर है। ठकुराइन डरी, तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ देना पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हो गई, इसका मुझे खामियाजा उठाना पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर की औरत ने कहा, बड़ा लायक आदमी है, चोर इधर से आया
यही बात उसे खा गई। कहीं ये चोर को पकड़ पाए तो कच्चा ही खा जाए, मार ही डाले। देख लेना, कभी न कभी माल बरामद करेगा। अब इस घर में हरगिज न रहेगा, कितना ही समझाओ। किराए के 20 रुपये देने पड़ेंगे। हम क्यों किराया दें, वो आप ही घर छोड़ रहे हैं, हम तो कुछ कहे नहीं। किराया तो देना ही पड़ेगा, ऐसे आदमी के लिए कुछ गम भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूँ किराया लेंगे भी नहीं, 30 रुपये में गुजर भी तो न होगी। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। उस घर में रहने में खर्चा था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही अक्सर तमाम दिन वहीं रहते थे। पेशबंदी के लिए चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपये माहवार का काम मिल गया, मगर वो रुपए उन्हीं के पास जमा करवाता जाऊंगा। वो आमदनी सिर्फ जेवरों में खर्च होगी, उसमें से 1 पैसा घर के खर्च में न आने दूंगा। खामिंद की मोहब्बत का ये सबूत पाकर उसे अपनी किस्मत पर नाज हुआ। देवताओं में उसका एतिकाद और भी पुख्ता हो गया। अब तक प्रकाश और चंपा में कोई राज न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा ही के पास उसके ट्रंक, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थी, मगर जब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था, उसकी चाबी कहाँ है इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है, इस संदूक में क्या है, तो वो कह देते हैं, कुछ नहीं, पुरानी किताबें हैं। मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में बंद कर दी है। चंपा को शक की गुंजाइश न थी। एक दिन चंपा उन्हें पान देने गई तो देखा वो उस संदूक को खोले कुछ देख रहे हैं। उसे देखते ही उनका चेहरा फक हो गया। सुबह का अखुआ सा निकला, मगर पानी बहकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही न कर सकी जिससे सुबह को गिज़ा मिलती, लेकिन 5000 की पूंजी को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही न आए, प्रकाश के लिए नामुमकिन था। वो कहीं बाहर जाता तो एक बार संदूक को ज़रूर खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश कमरे में ही सोने लगा। जून का महीना था, गर्मी के मारे दम घुटता था। चंपा ने बाहर सोने के लिए कहा, मगर प्रकाश न माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे। चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के घर नहीं होती, चोर कुछ देखकर ही जान खतरे में डालते हैं। यहाँ क्या रखा है। प्रकाश ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, बर्तन तो है, गरीब के लिए तो अपनी हंडियाँ ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक खिसका कर एक तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक की जगह बदली हुई देखी तो बोला, संदूक तुमने हटाया था। ये पूछने की बात न थी, झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीज़ें इधर उधर खिसका दी जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी। फिर किसने हटाया। घर में तुम रहती हो, जाने कौन। अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है, कुछ यूं ही पूछा था। मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीज़ें देख न ले प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी वो संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मज़ा देती है। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद बहुत थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तस्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के लिए बोला, तस्तरी में क्या लाई, आज न जाने क्यों मुतलक भूख नहीं लगी, पेट में गिरानी मालूम होती है। अच्छा, पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा के दिल में सुबह का वो अखुआ जैसे हरा होकर लहलहा उठा। संदूक में क्या है ये देखने के लिए उसका दिल बेकरार हो गया। प्रकाश उसकी चाबी छुपा कर रखता था। चंपा को वो ताली किसी तरह न मिली। एक दिन एक फेरी वाला बिसाती पुरानी चाबियाँ बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की चाबी खरीद ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो जेवर है। उसने एक एक जेवर निकाल कर देखा। ये कहाँ से आई, मुझसे तो कभी इनके मुत्तलिक बातचीत नहीं की। मन उसके दिल में ख्याल गुजरा, ये जेवरात ठाकुर साहब के तो नहीं। चीज़ें वही थी जिनका तज़किरा करते रहते थे। उसे अब कोई शक न रहा, लेकिन इतनी बड़ी शर्म और निदावत से उसका सर झुक गया। उसने एकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी। यह कमीना ख्वाहिश इनके मन में आई कैसे। मैंने तो कभी जेवरों के लिए उन्हें तंग नहीं किया। अगर तंग भी करती तो क्या इसका मतलब ये होता कि वो चोरी करके लाएंगे। चोरी जेवरों के लिए। इनका ज़मीर इतना कमज़ोर क्यों हो गया।
उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से वो मोहब्बत न रही, न वो इज्जत का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती। पहले दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कहते थे, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे, आपस में हमदर्दी थी। मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी न होती। कई महीने गुजर गए। शहर में एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त ये थी कि नकद 10,000 रुपये की ज़मानत दाखिल की जाए। इतनी रकम कहाँ से आए? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता। एक दिन ठाकुर साहब से इस मामले पर बातचीत चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? प्रकाश ने सर झुकाकर कहा, 10,000 की नकद ज़मानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ रखे हैं? अजी दरख्वास्त तो दो, अगर और सब उम्र तय हो जाए तो ज़मानत भी दे दी जाएगी, इसकी फ़िक्र न करो। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप ज़ेर ज़मानत दाखिल कर देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो बड़ा उदास था। उसको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी, मगर फिर भी खुश नहीं है। ठाकुर साहब की साफ दिली और उनके इस पर इतने ज़बरदस्त एतिमाद से उसे दिल्ली सदमा हो रहा है। उनकी शराफत उसके कमीनापन को रौंदे डालती है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों ज़मानत दिलवाई? जगह न मिलती न सही, रोटियां तो मिल ही जाती हैं। रुपए पैसे का मुहावला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके पैसे भी जाए। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ? चंपा ने कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया। उसने चंपा को चुभती हुई नज़रों से देखा, मगर चंपा ने मुंह फेर लिया। वो उसके अंदरूनी ख्याल का अंदाज़ा न लगा सका, मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना खटकने लगा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, उसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा है? चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो उस वक्त अपनी एक आंख भी नज़र कर सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, हमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो? चंपा ने आजुर्दा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को तसल्ली न हुई। उसने पूछा, क्या जितने आदमी बैंक में मुलाजिम हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा, तुम तो ज़बान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तो तुमने अपनी नीयत ठीक न रख के 100-200 रुपये की चीज़ घर में रख ही ली थी। प्रकाश के दिल में बोझ सा उतर गया। मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तुम्हारा इशारा उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवाय उनकी एक पाई भी न छुई। और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं, बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने नफरत के लहजे में कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना यकीन रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना गुनाह समझती हूँ। तुम्हारी शराफत जब जानती कि तुम कमीशन के रुपए जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए? कुछ दिया ही है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपये माहवार दिए जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है, तुम्हारे यहाँ ज़रूर बेचते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी कहारिन जब नागा करती है, खबर पाते ही अपने नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर की फ़ीस उन्होंने अदा की और दिन में 2-2 दफ़ा पूछने आया करते थे। ये ज़मानत की क्या छोटी बात है? अपने रिश्तेदारों तक की ज़मानत तो जल्दी से कोई देता ही नहीं। तुम्हारी ज़मानत के नकद 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो जाए। जो आदमी अपने ऊपर इतनी मेहरबानी करे उसके लिए हमें जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रकाश खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है ये उस वक्त मालूम होता है जब नस्तर लगाया जाता है। दिल की स्याही उस वक्त मालूम होती है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर क्यों हमारे दिल पर चोट लगती है? इसलिए कि वो तस्वीर हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है। वो जो दिल के अथाह समुद्र में बिखरा हुआ पड़ा था, इकट्ठा होकर घर से निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जसामत से हमें मुतवहिश कर देता है।
तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है कि अफसोस। चंपा के इन मलामत आमीज़ अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह उसे दबाने लगा। दिल में फैली हुई हरारतें एक नुक्ते पर जमा होकर शोलागीर हो गई। कई रोज़ गुजर गए। प्रकाश को बैंक में मुलाजिमत मिल गई। इस तकरीब में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी अहिल्या, वीरेंद्र और उसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर यार दोस्त गा बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसकी ये जिद बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं है, बिछौने नहीं है और न काफ़ी जगह ही है। रात भर उनको तकलीफ़ देने और ख़ुद तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में नहीं आई। लेकिन प्रकाश बराबर ज़िद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राज़ी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। तीनों औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सिरहाने चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से जेवरात का डब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह पेशतर वो इसी तरह लरसते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ाव था, हरारत इस्तिराब और खलीज से पूर्व अब बुखार का उतार था। सुकून, फरहत और उमंग से भरा हुआ। तब कदम पीछे हटा था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ते से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डिब्बा रख दिया। फिर फौरन बाहर आकर आहिस्ते से दरवाज़ा बंद किया और घर लौट पड़ा। हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ का टुकड़ा उठाए जिस रूहानी सुरूर का लुत्फ उठा रहे थे, वैसी ही खुशी प्रकाश को भी हो रही थी। जेवरों को अपने घर ले जाते हुए उसकी जान सूखी हुई थी, गोया कि किसी गहराई में जा रहा हो। आज डिब्बे को लौटाकर उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह एरोप्लेन पर बैठा हुआ फिज़ा में उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो वीरू सो रहा था। चाबियों का गुच्छा उसके सिरहाने रख दिया। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ़ ले गए। प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहरे जा पहुंचा। देखना चाहता था वहाँ आज क्या गुल खिलता है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवरात चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा डिब्बा मिल गया, एक भी चीज़ नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो। प्रकाश को उनकी बातों पर यकीन कैसे आए जब तक वो अपनी आंखों से न देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है चोरी गया हुआ माल 6 बाद मिल जाए और जूं का तुम। डिब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा। तअज्जुब की बात है, मेरी अकल तो काम ही नहीं करती। ठाकुर, किसी की अकल कुछ काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। वीरू की माँ तो कहती है कोई गैबी मौजिज़ा है। आज से मुझे भी मौजिज़ात पर यकीन हो गया। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे यकीन न आता। आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र तो नहीं पढ़ाया ऐसा किसी से। ठाकुर, कई पंडितों से। प्रकाश, तो बस ये उसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खुशखबरी सुनी तो वो दौड़कर उनके गले से चिमट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ खाविंद बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ मेरी दावत है, मैं भी 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी अरमान पूरा न हो। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। प्रेमचंद के 100 अफसाने, तरतीब हो इंतखाब। प्रेम गोपाल मित्तल।